हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे। अब हम इसके आगे से देखेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा, इंग्लिश में बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा बोलते हैं। और इसका अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र, अणुसूत्र जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इस पर -2 आयन, इस पर +1, तो यहां पर 2 से गुणा कर देंगे तो इस पर भी 2 हो जाएगा। तो हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो जहां पर बाई लगता है वहां पर एक सोडियम हटा करके, यानी उसके अणुसूत्र से एक हटा करके वहां पर हाइड्रोजन लगा देते हैं NaHCO3। तो ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन लगा है बीच में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आगे हमारी प्रकृति है, यह कैसी प्रकृति का होता है? प्रकृति, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय लवण है। ये क्या है? क्षारीय लवण, क्षारीय लवण है। तो हमने अभी क्या देखा बेकिंग सोडा के बारे में, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं, इंग्लिश में बेकिंग सोडा। और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 और इसकी प्रकृति होती है क्षारीय लवण। आगे अब बनाने की विधि पढ़ेंगे, कैसे बनाया जाता है। बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में। कैसे? सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्राप्त होता है। क्या है बनाने की विधि में? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में, सांद्र विलयन है तो इसमें जल रहेगा +H2O। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं CO2। सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अब कैसे बनेगा? ये वाला हाइड्रोजन इसमें जोड़ेंगे, एक सोडियम इसमें से निकालेंगे, तो क्या बनेगा हमारा? NaHCO3। पहले हमारा जो बनाना है उसे बना देंगे और अब हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करेंगे। देखिए
2CO3 NaHCO3। इधर 2 सोडियम है, इधर 1 सोडियम है, तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुणा कर देंगे, 2 सोडियम हो गया। इधर कार्बन कितना है, 1 कार्बन इधर 1 कार्बन इधर, तो 2 से गुणा है तो इसमें भी 2 से गुणा, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 हाइड्रोजन, यानी कि ये पूरा समीकरण संतुलित हो गया है। सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब हम इसके गुणधर्म देखेंगे, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। गुणधर्म नंबर 1 भौतिक। भौतिक गुण, भौतिक गुण में नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद होता है लेकिन क्रिस्टल के रूप में होता है, इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। 2 नंबर, यानी कि इसका रंग तो सफेद होता है और क्रिस्टलीय होता है। 2 नंबर पे है यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है। यह जल में अल्प मात्रा में विलेय है, यानी कि यह जल में घुलता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, इसीलिए यह जल में अल्प विलेय है। नंबर 3, हमने शुरू में ही पढ़ा था इसकी प्रकृति के बारे में। यह क्षारीय होता है। क्या लिखेंगे कि इसका विलयन क्षारीय होता है। इसका विलयन क्षारीय होता है। 4 नंबर, गर्म करने पर, जब हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, गर्म करने पर विच्छेदित होता है, अर्थात गर्म करने पर यह टूटता है और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा CO2 गैस निकलती है। जैसे हम इसका सांद्र विलयन के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की थी तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ था। अब हम जब इसको हम फिर से गर्म करेंगे, यानी पहले तो हम इसको ठंडा कर रहे थे, यानी कि जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे थे, तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो रहा था। अब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर गैस निकलती है, तो गैस कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में नंबर 1 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह विघटित या फिर अपघटित हो जाता है और यही ऊपर वाला एकदम हो रहा है, गर्म करने पर विच्छेदित होता है तथा CO2 गैस निकलती है। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दिया हुआ है,
यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस निकलती है। NaHCO3 इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हमारा पहले Na2CO3 निकलेगा प्लस CO2 गैस निकलेगी और अब हम इसको संतुलित करेंगे। 2 से इधर गुणा कर देंगे क्योंकि इधर 2 सोडियम है तो 2 सोडियम करने के लिए हम 2 से गुणा किए तो हमारा हाइड्रोजन 2 हो गया तो प्लस H2। अब क्या बच रहा है ऑक्सीजन 3 दूनी 6 इधर 3 H2O इधर कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है इधर तो इधर भी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 3 1 4 4 2 6 ये वाला भूल गए थे तो 6 ऑक्सीजन इधर भी 6 ऑक्सीजन समीकरण संतुलित हो गया। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा यानी टूटेगा और निकलेगा सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे दूसरा नंबर देखेंगे अम्लों से क्रिया। ये एक प्रकार का क्या है लवण। जब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा अम्ल से क्रिया करके लवण क्या बनाएगा देखते हैं हम। अम्लों से क्रिया अम्लों से अक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये एक प्रकार का क्षारीय लवण है। तो क्षार है तो अम्ल से क्रिया करेगा लिखेंगे अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। हमने इसकी प्रकृति में देखा था कि ये एक प्रकार का क्षारीय लवण है। तो ये क्षारीय है तो अम्ल से क्रिया कोई भी अम्ल लेते हैं और इसमें है लवण तथा जल बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक अम्ल लेते हैं जैसे HCl प्लस इसका अणुसूत्र क्या है NaHCO3। इसकी हम अक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा पहले बनेगा लवण में NaCl और क्या निकलेगा हमारा जल और क्या निकलेगी CO2 गैस। अब करेंगे समीकरण संतुलित। इधर हमारा एक सोडियम इधर भी एक सोडियम एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन तो हमारा समीकरण संतुलित हो गया है पहले से ही संतुलित है। दूसरा अम्ल लेते हैं H2SO4 इसका कराएंगे हम NaHCO3 के साथ बनेगा क्या हमारा Na2SO4 और निकलेगा जल H2O प्लस CO2 गैस। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे 2 सोडियम तो इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 कार्बन इधर है 2 से गुणा करें और क्या है ऑक्सीजन 2 दूनी 4 1 5 4 9 3 दूनी 6 4 10
तो इधर हम 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 4, इधर 2 दूनी 4। अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब हम इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उपयोग डालेंगे हेडिंग, किसका उपयोग पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, नहीं सॉरी, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में। उपयोग हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा का, तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। 2 नंबर अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। 3 नंबर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लनाशी औषधि के रूप में। ये एक प्रकार का क्षार है, तो इसका उपयोग अम्ल को दूर करने में किया जाता है। अम्लनाशी औषधि के रूप में। अम्लनाशी औषधि के रूप में, ये एक प्रकार का क्षार है, तो इसका उपयोग हम अम्ल को दूर करने में करते हैं। सोडा वाटर, 5 नंबर सोडा वाटर, फ्रूट वाटर, सोडा वाटर, फ्रूट वाटर आदि शीतल, आदि शीतल पेय बनाने में। परिवार नियोजन के लिए, परिवार नियोजन के लिए परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां बनाने में। अगर ये झाग गोलियां नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इतना बता सकते हैं कि परिवार नियोजन के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा एक शब्द है फ्रूट वाटर। ये फ्रूट वाटर नहीं बल्कि फ्रूट साल्ट होता है। फ्रूट साल्ट, ये फ्रूट साल्ट क्या है? जब हम किसी निमंत्रण में जाते हैं जहां पर फलों की जो होता है, जहां पर फल दिया जाता है काट करके, फलों को काट कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो नमक यानी साल्ट मिला होता है वही होता है फ्रूट साल्ट। उसी के उपयोग में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग फ्रूट साल्ट के रूप में करते हैं। आगे है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे हम अपनी हेडिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और इसका अणुसूत्र होता है अर्ध हाइड्रेट को हम लोग हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। अर्ध हाइड्रेट को हेमी हाइड्रेट। हमारा अर्ध हाइड्रेट ज्यादा शुद्ध पड़ता है। अणुसूत्र होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू अर्ध का मतलब हाफ और हाइड्रेट को बोलते हैं जल। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। और बनाने की विधि अब हम देखेंगे। बनाने की विधि में जिप्सम को जिप्सम को 373 केल्विन पर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर क्या करता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर, ये 373 है, 373 केल्विन पर गर्म करने पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके यानी कि जल के अणुओं को मुक्त कर देगा और बनाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O इसको हम गर्म करेंगे 373 केल्विन पर, तो जल के अणुओं को त्यागेगा, बनाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस कितना बनाता है 1/2, यानी कि आधा निकल गया तो 1.5 ही बचा है H2O। 1.5 जल के अणुओं को त्याग दिया और इसमें से आधा कैल्शियम सल्फेट के साथ अर्ध हाइड्रेट लगा हुआ है। तो यह है जिप्सम का अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको हम 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमारा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनेगा और जल को त्याग देता है। तब हम इसका गुणधर्म देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म नंबर 1, यह एक सफेद चूर्ण है, यह भी सफेद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह एक सफेद
चूर्ण है। नंबर 2, जल में मिलाने पर, जल में मिलाने पर, जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? पुनः जिप्सम बनकर, जब हम इसमें जल मिलाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इसमें हम जल को मिला देंगे तो पुनः जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ, कठोर ठोस बन जाता है। कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। गर्म करेंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। पुनः प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल को मिलाएंगे, जो जल को मुक्त कर दिया था उस जल को हम मिलाएंगे तो हमारा पुनः जिप्सम बन जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, पुनः मिलाएंगे हाफ 1/2 H2O, इसको मिलाएंगे तो बनेगा हमारा CaSO4 इंटू 2H2O। उपयोग अब हम देखेंगे। उपयोग, उपयोग में नंबर 1, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से ही पता चल रहा है कि प्लास्टर का काम करता होगा, यानी कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में। नंबर 2, खिलौना बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है। खिलौना बनाने में। नंबर 3, सजावट का सामान। सजावट का सामान, सजावट का सामान तथा सतह को चिकना बनाने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, और सजावट का सामान तथा सतह को चिकना बनाने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। कल से हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।